नमस्कार साथियों, चारों धाम यात्रा की तिथि की घोषणा हो चुकी है और पूरे देश और विदेश से श्रद्धालुओं का तांता लग जाएगा अगले महीने से। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि केदारनाथ के साथ साथ चारों धाम की यात्रा कैसे करें और आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से बताया जाएगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें अंत तक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो चारों धाम का यात्रा है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये चार धाम यात्रा बिना रजिस्ट्रेशन के आप नहीं कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आपका प्लान बने तो आप चारों धाम की यात्रा का रजिस्ट्रेशन पहले करवा लें, क्योंकि अभी ये घोषणा हुई थी कुछ दिन पहले कि सिर्फ गंगोत्री और यमुनोत्री में ही रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है, लेकिन अब चारों धाम केदारनाथ और बद्रीनाथ को भी शामिल किया गया है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। अन्यथा आप यहाँ पहुँच तो जाएंगे उत्तराखंड में, लेकिन आगे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री जब कपाट खुलता है, पूरे विश्व भर से लोग आते हैं, हर प्रदेश से लोग आते हैं। बहुत कठिन यात्रा है, इसके बावजूद भी यात्रियों की संख्या बहुत रहती है, क्योंकि हर कोई ये मान्यता है कि चारों धाम की यात्रा करना है। रजिस्ट्रेशन के बिना किसी भी तीर्थयात्रियों को चारों धाम में दर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्तराखंड सरकार की ओर से कई विकल्प दिए गए हैं। आज मैं आपको जो 4 विकल्प दिए गए हैं, उन चारों विकल्पों के बारे में भी बताऊंगा। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आप व्हाट्सएप के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और पहले चरण में 21 फरवरी से सिर्फ बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन अब श्रद्धालु चारों धाम में पंजीकरण करवा सकते हैं। अब तक चारों धाम में पंजीकरण करवाने वालों की संख्या 5 लाख से ऊपर हो चुकी है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को, केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन 22 अप्रैल को खुलेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि जो चारों धामों के लिए जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो कैसे करना है। इसमें 4 विकल्प सरकार की तरफ से दिए गए हैं और चारों धाम व्हाट्सएप सहित चारों विकल्पों से आप पंजीकरण करवा सकते हैं। आधार कार्ड यात्रा के समय आपके साथ होना ज़रूरी है और पंजीकरण में भी आधार कार्ड नंबर आपको दर्ज कराना होगा। जो यात्री वेबसाइट है उसमें आप रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। व्हाट्सएप नंबर 8394833833 पर आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेज के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं एक बार फिर से बताऊं आपको, व्हाट्सएप नंबर 8394833833। टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जो इस प्रकार है 01351364 01351364। साथ ही साथ मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड को डाउनलोड करके भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो गाड़ियों के लिए अलग व्यवस्था बनाई गई है। गाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बाहर से जो भी वाहन आएगा उनके लिए greencard.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है और इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन ग्रीन कार्ड बनाए जा सकते हैं। ग्रीन कार्ड 4 धाम यात्रा पर जाने वाले सभी कमर्शियल वाहनों का बनता है। इसमें वाहन और ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी पूरी देनी पड़ती है। इसके बाद सभी कागजात साथ में रखने की ज़रूरत नहीं होगी। जो ग्रीन कार्ड इशू होगा गाड़ी के लिए, उस ग्रीन कार्ड को लेकर के आप चारों धाम की यात्रा पे जा सकते हैं।
उत्तराखंड में चार धाम यात्रा पर 2023 में आ रहे श्रद्धालुओं को अपने स्वास्थ्य को लेकर के टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। चार धाम यात्रा रूट पर डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने इस बार जोरदार प्लान बनाया है। यही नहीं, विशेषज्ञ डॉक्टरों को बद्रीनाथ, केदारनाथ सहित चारों धामों में तैनात किया जाएगा ताकि आपात स्थिति में किसी भी मरीज़ को कोई दिक्कत ना हो और तुरंत उनको सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये केदारनाथ मंदिर का है और ये पिछले साल की ये भीड़ है कि कितने ज़्यादा लोग पिछले साल दर्शन करने के लिए केदारनाथ पहुँचे थे। उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ सहित चारों धाम समुद्र तट से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। ऐसे में देश विदेश से आ रहे श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य से संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं सांस लेने में तकलीफ़ होती है। ऊंचाई वाले इलाकों में ऑक्सीजन की कमी के वजह से खास करके दिल, सांस और बुजुर्गों की परेशानी बढ़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के साथ ऐसी परेशानी हो, इसलिए आपको अगर चारों धाम की यात्रा पे आते हैं या केवल केदारनाथ धाम की यात्रा पे जाते हैं तो आपको पहले से ही चलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि यहाँ आने के बाद आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जब हम निचले इलाके से आते हैं तो वहाँ पे मई और जून में काफ़ी गर्मी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पे आते हैं हर तरफ बहुत ज़्यादा ठंड रहता है, इसलिए आपको गर्म कपड़े लेकर के आना है और गर्म कपड़े भी थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। सभी राज्य के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया है। इस बात का ध्यान रहे, बिना रजिस्ट्रेशन के आपकी यात्रा नहीं हो सकती है। रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें। एक चीज़ का और ध्यान रखें, अपनी तरफ से मैं बता रहा हूँ कि प्लास्टिक आइटम्स को अगर आप लेकर के आते हैं तो वापस उसको नीचे लेकर के जाएं, मंदिर परिसर या पहाड़ों पे न फेंकें। प्रयास तो ये रहे कि आपको ऐसा कोई भी प्लास्टिक आइटम लेके आना ही ना पड़े, क्योंकि इससे पहाड़ों पे बहुत ही गंदगी फैलती है। और चार धाम रूट पर उस 91 किलोमीटर का एरिया है जो मोबाइल कनेक्टिविटी की बड़ी समस्या होती है, तो इसलिए इस बार मोबाइल फ़ोन जो मोबाइल की कनेक्टिविटी है उसको प्रधानमंत्री कार्यालय से BSNL को खास निर्देश दिया गया है कि मोबाइल कनेक्टिविटी को ठीक रखा जाए ताकि तीर्थयात्रियों को किसी प्रकार की भी कोई समस्या ना आए। चार धाम यात्रा रूट पर बद्रीनाथ पर अलग अलग कुल 30 किलोमीटर मार्ग डार्क जोन में आता है। इस रूट पर हनुमान चट्टी से देवदर्शनी मोड़ तक 15 किलोमीटर का हिस्सा शामिल है। इसी तरह केदारनाथ मार्ग पर जंगल चट्टी के पास 4 किलोमीटर हिस्सा, गंगोत्री में सुखी टॉप के निकट का 35 किलोमीटर का हिस्सा जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं आती है, और यमुनोत्री धाम सहित मार्ग पर भी यही स्थिति है। हालांकि धाम में BSNL का सैटेलाइट आधारित टावर है, परंतु आम यात्रियों के लिए ये निर्देश दिया गया है कि मोबाइल कनेक्टिविटी को सही किया जाए। दूसरा एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये खास करके सबके लिए है कि इस बार सरकार अभी ऐसा नियम बनाने जा रही है कि मंदिर परिसर में यूट्यूबर और जो रील्स बनाते हैं उन पे रोक लगाई जाए, क्योंकि इससे भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है तीर्थयात्रियों को। कुछ तो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो तीर्थयात्री हैं उनको इससे दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए भी काफ़ी नियम कानून बनाए जा रहे हैं। जब भी आप यात्रा प्लान करें तो बीच में जो बारिश का समय आता है, जून के बाद, बारिश में यात्रा को अवॉइड करें। कोशिश ये करें कि शुरुआती समय में ही यात्रा हो जाए, और या फिर
आप बारिश के बाद अपनी यात्रा को करें। पिछले साल जब मैं गया था चार धाम की यात्रा पे, तो ये समझिए कि ये धरती का स्वर्ग है और चारों धाम की यात्रा करना बहुत सौभाग्य की बात है। साथ ही साथ हमने गौमुख की यात्रा की थी। जब हम गंगोत्री पहुंचते हैं तो वहाँ से करीब 18 किलोमीटर पैदल का ट्रैक है। चीड़वासा होते हुए भोजवासा पहुंचा जाता है और भोजवासा से गंगोत्री गौमुख। तो आप अगर चाहें तो अपनी यात्रा में गौमुख को भी शामिल कर सकते हैं। वैसे तो चारों धाम की यात्रा इतनी आसान नहीं होती है, खास करके यमुनोत्री का जो चढ़ाई है वो काफ़ी सीधी चढ़ाई है और 6 किलोमीटर ही है वो नीचे से, लेकिन वो काफ़ी मुश्किलों भरा होता है। जबकि हम केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ धाम की यात्रा उतनी मुश्किल नहीं है ये लंबी चढ़ाई 18 किलोमीटर, लेकिन यहाँ चढ़ाई उतनी मुश्किल नहीं है जितना हम समझते हैं। तो आइए चलिए मैं आपको ये जो केदारनाथ मंदिर का ये परिसर है इसका दर्शन कराता हूँ। और ये पहाड़ और मंदिर ये अद्भुत है। आप ज़रूर केदारनाथ धाम यात्रा का प्लान बनाइए। साथ ही साथ नियम और कानून को ध्यान में रखते हुए, नियम कानून को पालन करते हुए ज़रूर यात्रा बनाएं, नहीं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और हमारी जो ये YouTube चैनल है यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। चार धाम यात्रा में खास करके सबसे ज़्यादा भीड़ केदारनाथ में ही होता है और यहाँ आपको समय का खास ध्यान रखना है। अपने रजिस्ट्रेशन में जो डेट दी है उसका ध्यान रखना है। और यहाँ तो भीड़ नीचे सोनप्रयाग से ही हो जाती है। घोड़े से जाना है या पैदल जाना है ये आपको पहले डिसाइड करना है। आपको हेलीकॉप्टर से जाना है। सुविधाएं बहुत सारी हैं। ATM की कमी है पूरे रास्ते में, तो प्रयास ये करें कि कुछ कैश लेकर के चलें। मोबाइल नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है जिसके कारण से हम ऑनलाइन UPI पेमेंट वगैरह नहीं कर पाते हैं कई जगहों पे। तो कैश अगर नहीं होता है तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में अपने साथ कैश रखें, साथ ही साथ खाने पीने के कुछ सूखे आइटम रखें, क्योंकि बहुत जगह पे आपके मन मुताबिक भोजन नहीं मिलता है। और गर्म कपड़े तो आपको लेना ही चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। वास्तव में आपकी यात्रा की शुरुआत होती है ऋषिकेश से, और ऋषिकेश देश के लगभग हर जगह से कनेक्ट है। चाहे आप हवाई जहाज़ से आते हैं तो आपको देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे उतरना पड़ेगा, वहाँ से ऋषिकेश लगभग 40 किलोमीटर है। और अगर आप ट्रेन से आते हैं तो हरिद्वार और ऋषिकेश लगभग देश के हर हिस्से से जुड़ा हुआ है। अगर आप हरिद्वार उतरते हैं तो हरिद्वार से करीब 20 किलोमीटर ऋषिकेश है, और ऋषिकेश से ही चारों धाम यात्रा की शुरुआत होती है। उसी को हम द्वार कहते हैं चार धाम की। और ये चारों धाम में लोग बहुत अच्छे हैं, आपको स्थानीय लोग अच्छे मिलते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा काम न करें जिससे यात्रा को नुकसान हो। प्लास्टिक आइटम्स, गंदगी नहीं फैलाना है, इसका खास ख्याल रखें, क्योंकि ये जो सुंदरता है, ये जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में, ये भगवान का दिया हुआ है और इसको बचा के रखना हमारा कर्तव्य बनता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अपनी यात्रा को जब भी आप प्लान करें तो पहले से रजिस्ट्रेशन करा लें, पहले से सारी बुकिंग करा लें, गर्म कपड़े रख लें, उसके बाद ही अपनी यात्रा की शुरुआत करें। अगर आप पैदल नहीं चलते हैं तो कुछ दिनों यात्रा की शुरुआत होने से कुछ समय पहले, महीना दिन या 15 दिन पैदल चलने की भी प्रैक्टिस करें। जब पैदल हम चढ़ाई करते हैं तो जूतों का खास ख्याल रखना है। जूते ऐसे लाना है
जो कि ट्रैकिंग में आसानी हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे हमें ख़ास ख्याल रखना है, नहीं तो हम यहाँ आके परेशान होते हैं। और इसका एक्सपीरियंस पिछले साल 2022 जब चारों धाम की यात्रा पर मैं गया था तो मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा छोटी छोटी चीज़ों को खास करके उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो परेशान हुए। बहुत ऐसे लोग मिले जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था और आकर के वो बॉर्डर पे चेक पोस्ट पे फंसे हुए थे और पुलिस वाले से मिन्नतें कर रहे थे कि हमें जाने दो। लेकिन नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। यात्रा की शुरुआत करने से पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है ताकि आपकी यात्रा में कहीं कोई विघ्न न हो और आप आराम से चारों धाम की यात्रा कर सकें और किसी के साथ कोई परेशानी भी ना हो। इसलिए नियम कानून की जानकारी लेते रहिए और मैं सारे नियम कानून अपने इस YouTube चैनल पे बताते रहूँगा। लगातार इस चैनल को देखते रहिएगा। और मंदिर परिसर में जाने के बाद तो आपको ऐसा लगेगा कि आप दूसरी दुनिया में आ चुके हैं, स्वर्ग में आ चुके हैं। मौका लगे तो सोनप्रयाग से एक रास्ता त्रियोगी नारायण मंदिर को भी गया है, आप वहाँ भी जा सकते हैं और वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। एक साथ सब कुछ हो सकता है, तो आप अपनी तैयारी करें और रजिस्ट्रेशन कराएं और आगे बढ़ें और जा कर के इस बार 2023 यात्रा का दर्शन करें। चलिए आज के वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आगे वीडियो में फिर और कुछ जानकारी दूंगा और जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे वो सारी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय केदारनाथ, जय बद्री विशाल।